ममता बनर्जी, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक फाइटर, एक जुझारू नेता या फिर एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ? आज हम समझेंगे कि कैसे एक युवा स्टूडेंट एक्टिविस्ट हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल हस्तियों में से एक बन गई। चलिए उनके इस अविश्वसनीय सफर पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, साल है 1977। कोलकाता की सड़कों पर जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेता की रैली निकल रही है और अचानक एक 22 साल की लड़की उनके काफिले के सामने आकर लेट जाती है। वो लड़की थी ममता बनर्जी। और बस इसी एक घटना ने ऐलान कर दिया था कि कोलकाता की राजनीति में एक नई निडर आवाज की एंट्री हो चुकी है। तो सवाल ये है कि ममता में इतनी जुझारूपन, इतनी फाइटिंग स्पिरिट आई कहां से? देखिए, उनकी राजनीतिक पहचान बनी उनके मुश्किल बचपन और कम्युनिस्ट शासित पश्चिम बंगाल की छात्र राजनीति की भट्ठी में। चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब वो बहुत छोटी थी तभी उनके पिता का साया सर से उठ गया। घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। परिवार को संभालने के लिए उन्होंने स्कूल में पढ़ाने से लेकर दूध बेचने तक का काम किया। लेकिन इन सारे संघर्षों के बीच उन्होंने अपने कॉलेज में कांग्रेस की पहली छात्र इकाई भी शुरू की और अपने जोरदार भाषणों से अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके शुरुआती करियर किसी तूफान की तरह था। बहुत तेजी से चीजें हुईं। पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नाम बनाया, फिर एक ऐसी चुनावी जीत हासिल की जिसने सबको हैरान कर दिया। एक जानलेवा हमले में वो बाल बाल बची और आखिरकार अपनी खुद की पार्टी बना ली। चलिए इन सभी पड़ावों को एक एक करके देखते हैं। महज 29 साल की उम्र में उन्हें एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए चुना गया जिसे जीतना मतलब नामुमकिन माना जा रहा था। उनके सामने थे सीपीआईएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी और वो सीट कम्युनिस्ट पार्टी का एक मजबूत गढ़ हुआ करती थी। लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उस नई नवेली उम्मीदवार ने सोमनाथ चटर्जी जैसे बड़े नेता को करीब करीब 20,000 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। इस एक जीत ने उन्हें रातों रात एक नेशनल फिगर बना दिया। नेशनल लेवल पर तो सफलता मिल गई, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर उनका रास्ता आसान नहीं था। यहां उनकी लड़ाई अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं से शुरू हो गई। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगस्त 1990 में एक प्रोटेस्ट के दौरान सत्ताधारी लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने उन पर बहुत ही बेरहमी से हमला किया। ये हमला इतना खतरनाक था कि उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया और उन्हें ऐसी चोटें आईं जो जीवन भर उनके साथ रहीं। उन्हें 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। वो खुद बताती हैं कि उस चोट की वजह से उन्हें आज भी रात को नींद नहीं आती। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। स्ट्रेचर पर लेटी हुई उनकी इस तस्वीर ने जनता में एक सहानुभूति की लहर पैदा कर दी और ये तस्वीर उस वक्त की सरकार के खिलाफ हिंसा का एक जिंदा प्रतीक बन गई। 1991 में साउथ कोलकाता सीट जीतने के बाद उन्हें सेंट्रल मिनिस्टर तो बना दिया गया, लेकिन उनका बागी अंदाज बना रहा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेताओं जैसे प्रणब मुखर्जी के साथ उनके मतभेद लगातार बढ़ते गए। उन्हें लगता था कि उनकी अपनी ही पार्टी लेफ्ट फ्रंट से उतनी मजबूती से नहीं लड़ रही है। तो जब उन्हें ये महसूस हुआ कि पार्टी में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है और कांग्रेस वामपंथियों को असल चुनौती देने के मूड में नहीं है, तो उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी इस अंदरूनी बगावत को नाम दिया तृणमूल, जिसका मतलब होता है जमीनी स्तर या ग्रास रूट्स। ये नाम ही अपने आप में एक संदेश था कि वो पार्टी के बड़े नेताओं के बजाय आम कार्यकर्ताओं यानी जमीन से जुड़े लोगों के साथ हैं। इसके बाद चीजें तेजी से बिगड़ती चली गईं। 1997 में जब उनके सपोर्टर्स को पार्टी में पद नहीं दिए गए तो उन्होंने अलग से बड़ी बड़ी रैलियां करके पार्टी लीडरशिप को सीधी चुनौती दे दी। सोनिया गांधी के ऑफिस से सुलह की एक आखिरी कोशिश भी नाकाम रही और जैसे ही ममता ने अपने उम्मीदवार घोषित किए, कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। और फिर आया नया साल, 1 जनवरी 1998। इसी दिन ममता बनर्जी ने औपचारिक रूप से अपनी राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की नींव रखी। ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। अपनी पार्टी बनाने के बाद भी कई सालों तक चुनावी राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन फिर एक भूमि अधिकार आंदोलन ने उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचने का एक आखिरी और सुनहरा मौका दिया। 2000 के दशक का बीच का समय उनके लिए काफी मुश्किल था। 2004 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई, वो भी उनकी अपनी। और 2006 के राज्य चुनाव में तो उनकी पार्टी की सीटें घटकर आधी रह गईं। लेकिन फिर 2 जबरदस्त जमीनी आंदोलनों ने उनकी राजनीतिक किस्मत को पूरी तरह से पलट दिया।
एक था सिंगूर में टाटा नैनो फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध और दूसरा नंदीग्राम में एक केमिकल हब के लिए। ममता ने सिंगूर में 25 दिन की भूख हड़ताल की, जबकि नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में 14 किसानों की जान चली गई। किसानों और मजदूरों का मुद्दा उठाकर ममता ने लेफ्ट पार्टियों के सबसे बड़े सियासी हथियार को ही छीन लिया। उन्होंने लेफ्ट को कॉरपोरेट समर्थक दिखाना शुरू कर दिया, जबकि खुद को गरीबों के हक में लड़ने वाली नेता के तौर पर स्थापित किया। इन आंदोलनों ने बंगाल का पूरा राजनीतिक सीन ही बदल दिया। जहां पहले ममता एक संघर्ष करने वाली नेता थीं, वहीं अब वो गरीबों की चैंपियन बन गई और जो लेफ्ट फ्रंट किसान समर्थक माना जाता था, उसकी छवि किसान विरोधी बन गई। सारा पॉलिटिकल मोमेंटम अब ममता की टीएमसी की तरफ था। और इस संघर्ष का नतीजा दिखा 2011 के ऐतिहासिक राज्य चुनावों में, जिसने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका। ममता के गठबंधन ने 294 में से 227 सीटें जीती, जबकि लेफ्ट फ्रंट सिर्फ 62 सीटों पर सिमट गया। और इसी जबरदस्त जीत के साथ कोलकाता की सड़कों पर अपना सफर शुरू करने वाली वो स्ट्रीट फाइटर आखिरकार राज्य के सबसे बड़े पद पर पहुंची और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सत्ता तक पहुंचना तो अपने आप में एक पूरी कहानी है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल एक बिल्कुल नया और उतना ही नाटकीय अध्याय साबित हुआ। पर वो कहानी फिर कभी।